अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। सर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर कर रहे थे पिछली क्लास में, और हमने देखा था कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि मेरा शेयर होल्डर और मेरा डेट होल्डर दोनों कंपनी से क्या मांग रहे हैं। ठीक है जी, कंपनी ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को मिनिमम कितना रिटर्न कमाना है, और फिर कंपनी ने कोशिश करनी है कि जो इन दोनों लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को, वो आगे ऐसे इन्वेस्ट किया जाए कि इन दोनों को इनका रिक्वायर्ड रिटर्न मिल सके। ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि कंपनी इसको हासिल कर सके और अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रख सके। देखें, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम बुक वैल्यूज यूज नहीं करते, बल्कि मार्केट वैल्यूज यूज करते हैं। हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यूज करते हैं, और सर उसके ऊपर हम केडी और के, यानी केडी और के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये अप्लाई करते हैं। क्योंकि कंपनी को यह जानना जरूरी है कि उसका करंट इन्वेस्टर, हाजिर इन्वेस्टर किस रेट में शेयर खरीद के आया है और उसको उस पर कितना रिटर्न चाहिए। तो वैक हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यूज के ऊपर। ठीक है जी, तो अगर मैं वैक का एक फंक्शन लिखूं यहां पर सिर्फ रिकॉल कराने के लिए, तो वैक बराबर है सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब बताएं सर, इस वैक को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार डिटर्मिनेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये चार चीजें आपको एग्जाम में पेपर में ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है जी, कि मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मिल जाए, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए, कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाए, मैं आराम से वैक कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखिए, इस वैक के पूरे चैप्टर में इन चार चीजों को ढूंढना ही जो है वो पूरा कोर्स है हमारा। वैक का जो चैप्टर जिससे ऑलमोस्ट 12-15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस पूरे चैप्टर के अंदर आपने इन चार चीजों की मार्केट वैल्यू, इन चार चीजों को ढूंढना है। दो मार्केट वैल्यूज और दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। इन चार चीजों को ढूंढना ही हमारे पूरे कोर्स में जो वैक का पोर्शन है वो इतना ही है। ठीक है जी, तो सर अल्लाह का नाम लेके हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं अगले अपनी 5-6 क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पास हेडिंग डाल लें जनाब, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, आइंदा के बाद सर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिनोट करूंगा पी से, पी का मतलब प्राइस, ठीक है जी, और पी नॉट, पी नॉट का मतलब है अभी क्या प्राइस चल रही है। ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं डिनोट किया करूंगा के ई से, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डन। तो सर अल्लाह का नाम लेके हम जंप इन करते हैं इन दो चीजों की कैलकुलेशन में। पहले हम इन दो चीजों को देखेंगे, फिर हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट को देखेंगे। अच्छा जी, देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी मालूम करने से पहले कुछ बेसिक बचपन की टेक्निक्स मैं जरा रिकॉल करवाना चाह रहा हूं। अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालें, और हेडिंग है हमारे पास डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। आगे जाने के लिए ना, ये चार चीजें मालूम करने के लिए ये टेक्निक दोबारा रिकॉल करना जरूरी है। बचपन में आपने क्यूटी यानी क्यूएमटी, जो भी आप उसको नाम देते हो, मैथ्स का जो वो है कोर्स है, उसमें आपने चीजें पढ़ी होंगी। देखिए, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स चीज़ों, ये जो ऊपर की चार चीज़ें ना, इनको मालूम करने के लिए आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं ना, तो आप प्रैक्टिस से चीज़ें सीख तो लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो उसका, फिर प्रैक्टिस के अंदर जब चीज़ें आएंगी तो तुम्हें ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब है कुछ पैसे जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है जी, वो डिपेंड करते हैं वो पैसे हैं किस तरह के। वो पैसे एक सिंगल सम भी हो सकते हैं, एक सिंगल अमाउंट भी हो सकते हैं। सिंगल अमाउंट का मतलब एक अमाउंट, बस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो। तो अगर सिंगल अमाउंट है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान तरीका है। अज्यूम करें सर मेरे पास एक 500 रुपए की अमाउंट है जो मुझे 2 साल बाद रिसीव होगी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 5 साल, 2 साल बाद एक अमाउंट रिसीव होनी है कितने की?
₹500 की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान तरीका सर, बचपन में पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है सर जिस चीज जो अमाउंट है उसकी, उसको आपने डिस्काउंट करना है 1 + i रेज़ टू द पावर n से, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास इसमें i क्या है सर, इंटरेस्ट रेट, a क्या है मेरे पास, वो अमाउंट जिसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सर अगर मैं अज्यूम करूं कि हमारे पास इस एग्जांपल में इस जिस जगह हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां इंटरेस्ट रेट 10% का है, ठीक है जी, डिस्काउंट रेट आपको 10% का दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, 500 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1, ये सॉरी रेज़ टू द पावर 2, क्या आता है सर ये? सर 500 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2 कितना जी? सर ये आता है ₹413। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। आमतौर पे बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ना वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट फैक्टर से। किससे? एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका ये आपने देख लिया ना, एक तरीका ये होता है कि जो अमाउंट होती है उसको एक डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर क्या है सर? डिस्काउंट फैक्टर है ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू, ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर वो मुझे 2 साल बाद रिसीव हो रहा है। कितने साल बाद? 2 साल बाद, यहाँ 2 साल बाद रिसीव हो रहा है ना अमाउंट, ये डिस्काउंट फैक्टर है। यानी ₹1 की वैल्यू आप निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें जो 2 साल बाद रिसीव हो रहा है, आराम से निकल आएगा सर। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2, ये है मेरे पास सर 0.8264, ऐसा। अब अगर आप ₹500 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.8264 से, तो सर मेरे पास ये भी आ जाएगा जनाब ₹413। तो भैया आप इन दोनों में से दोनों टेक्निक्स पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में मैं बार बार या तो ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ या डायरेक्ट वाली टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो सर हमारे पास डायरेक्ट दो टेक्निक्स क्या आ गई कि आप मालूम कर सकते हो प्रेजेंट वैल्यू, या तो डायरेक्ट कैसे सर, आप अमाउंट लेके उसको डिवाइड कर दें किससे सर, 1 + i रेज़ टू द पावर n से, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। या दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, अमाउंट से। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है जो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद जो हिसाब किताब दिया हुआ है, ये डिस्काउंट फैक्टर है। पहले ये मालूम कर लें और फिर उसको क्या करें, अलग से अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, कर लोगे मैनेज? ये मैंने सिंगल सम का हिसाब किताब देख लिया, सिंगल सम की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, पहले इस वीडियो को यहाँ रोकें। एक बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसको लिख लो अच्छे तरीके से और फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। डन है? चलो जी, हम एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। हमने एक सिंगल सम को देख लिया। व्हाट इफ के हमें एक सीरीज ऑफ सिमिलर कैश फ्लोज मिले, जिसको उर्दू जुबान में आप कहते हो एन्युटी। भाई उर्दू का मतलब है आसान भाषा, हाँ, ये जेन्युइन उर्दू की बात नहीं कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, अब बताएं जी, अज्यूम करें सर हमारे पास ये ईयर 0 है, ये ईयर 1, 2 और 4। सर मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं जनाब 500, 500, 500 और 500, इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। क्या करें सर, सबकी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं 1 + i डिवाइड, ऐसा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, सबके डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल लें। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा सर? इस साल का डिस्काउंट फैक्टर निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1। कितना निकलता है सर ये? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है जी, ये निकलता है सर मेरे पास 0.909। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ऐसा। अब सर व्हाट इफ के मैं एक और स्टेप आगे जाऊं, दूसरे का भी निकाल लूं सर डिस्काउंट फैक्टर। वो डिस्काउंट फैक्टर निकलता है 0.8264। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सर मेरे पास एक और वैल्यू आ जाएगी सर, फिर 0.7513। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक और, ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे मालूम कर रहे हो सर? सीधा सीधा 1 डिवाइडेड बाय 1 +
10%, और चौथे का अगर मैं मालूम करूं तो 4 कर दो। ये डिस्काउंट फैक्टर कितना आ जाएगा जनाब? ये डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 0.683। अब मैंने क्या किया, सारों के डिस्काउंट फैक्टर मालूम कर लिए, और अब इंडिविजुअली इन सबको मैं मल्टीप्लाई करने अगर जाऊं, अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने जाऊं सर, तो मेरे पास ये आता है जनाब 454.5। सर ये मेरे पास आता है सर 413.2। सर ये मेरे पास आता है 375.6। सर ये मेरे पास आता है 341.5। ऐसा अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ, एडअप कर लूँ, 375.6 प्लस 413.2 प्लस 454.5, ये मेरे पास आता है सर 1584 रुपये। ऐसा अब यार आप एक एक डिस्काउंट फैक्टर को निकालने के लिए जाओगे तो आपको शाम हो जाएगी। एक काम कर सकते हैं हम, ये जो सारे डिस्काउंट फैक्टर है ना, ये 10% में निकले हुए, हम इनका एक टोटल निकाल सकते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। वो कैसे निकलेगा सर? बचपन में हमें एक फंक्शन सिखाया गया था सर एन्युटी का, वो ये कहता था कि आप अगर ऐसे कर लें 1 - 1 + i रेज़ टू द पावर -n डिवाइडेड बाय i, तो ये आपके पास सर क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। यानी इन डिस्काउंट फैक्टर्स का टोटल अगर मैं निकालना चाहूं सर इसको, यहां पर 1 - 1 + 10% रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10%। देखिए क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर क्या आता है, ये मेरे पास आता है सर 3.17। 3.17 अगर आप एक काम करें ना, आप इन चारों का टोटल कर लेना तो ये भी 3.17 ही आएगा। लेकिन चारों का टोटल करने का फायदा क्या है, ये टोटल निकालने का फायदा क्या सर? फायदा है हम 500 रुपए को एक साथ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो 500 रुपए हैं उसको हम एक गो में इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.17 से, और डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी सर 1584। सर लेकिन 500 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग एक ही अमाउंट से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप इन सबको जोड़ के 500 रुपए से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये जब पॉसिबल होगा जब ऊपर 500 500 500 500 होगा। अगर एक जगह भी 500 रुपए की जगह कोई और अमाउंट होगी तो फिर ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे पता है ये जो आप बचपन से एन्युटी फैक्टर निकालते आ रहे हैं, ये इफेक्टिवली है क्या? ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर है। क्या है जनाब? ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। तो आइंदा के बाद सर अगर मुझे एक जैसे कैश फ्लोज, एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ी तो मैं हमेशा क्या करूंगा सर? मैं दो तरीके हैं मेरे पास सर। एक तरीका तो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालने का कि आप एक काम करें, जो एन्युटी है उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 1 - 1 + i रेज़ टू द पावर -n डिवाइडेड बाय i। ठीक है जी, ये डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो आपका एन्युटी है, जो रेंट है, रेंट अमाउंट है, ठीक है 500 रुपए की, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट फैक्टर से। और डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा सर इसका? सर यही 1 - 1 + i रेज़ टू द पावर -n डिवाइडेड बाय i। सर आराम से आप ये हिसाब किताब कर सकते हैं। डन हो गया जी। आप एग्जाम में दोनों तरीके यूज करेंगे, दोनों तरीके में जो डाटा दिया होगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आप डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, बाज़ औक़ात एग्जाम में डिस्काउंट फैक्टर गिवन होगा, आपको सिंपली इसको जो है वो एन्युटी की अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी। क्लियर हो गया? ये दो चीज़ें हो गई, इसको अच्छे तरीके से नोट करें सर। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं सर एक स्टेप और आगे। सर हम तीसरी हेडिंग अपने पास डाल रहे हैं और ये हमारे पास है सर, हमने सिंगल कैश फ्लो देख लिया, हमने सीरीज ऑफ सिमिलर कैश फ्लो देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं सर परपेचुटी, और ये वो कैलकुलेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी हमारे पास। ठीक है जी, परपेचुटी का मतलब क्या है? परपेचुटी का मतलब ये है कि जी आपको एक अमाउंट है वो मिलती रहेगी से ता कयामत। ठीक है जी, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए,
ठीक है जी, 50 रुपए एंड सो ऑन, कयामत तक मिलती रहेगी। ठीक है जी, अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, हमने तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक फंक्शन देखा है ना कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, कहाँ गई, सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एन्युटी के अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस, यहां पर इंफिनिटी, एन तो इंफिनिटी है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आई। कहा जाता है सर मैथ्स में कि जिस चीज की पावर इंफिनिटी है उसकी वैल्यू, जिस चीज की पावर इंफिनिटी है उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसकी वैल्यू जीरो होती है सर, ये एक मैथ्स का कैरेक्टरिस्टिक है सर। ठीक है जी, तो सर मैं क्या प्रेजेंट वैल्यू के फंक्शन को रिड्यूस करके ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आई। तो जीरो तो सर कुछ उखाड़ता नहीं है, कोई मसला नहीं क्रिएट करता, तो मैं कह सकता हूं कि आर इंटू 1 ओवर आई है जी। क्या मैं कह सकता हूं सर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर ओवर आई, इसका मतलब ये कि सर आइंदा के बाद जब भी परपेचुटी आएगी तो मैंने सिंपली क्या करना है सर, अमाउंट उठानी है। ठीक है जी, ये 500 रुपए की अमाउंट थी, ये कयामत तक मिलनी है। ठीक है जी, तो 500 रुपए को सिंपली क्या करें, 10% से डिस्काउंट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5,000 रुपए। ये प्रेजेंट वैल्यू है, कयामत तक 500 रुपए मिलने की, ये प्रेजेंट वैल्यू सर। लेकिन ये तो 10 साल में अचीव हो जाएगी, लोगों के जहन में ऐसी बात आती होगी। देखो मसला ये कि आगे के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ना होने के बराबर होती है, 0.0000 आना शुरू हो जाते हैं। 10 साल 11 साल 12 साल के आगे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ना होने के बराबर होगी। ठीक है जी, तो 5,000 रुपए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है सर। आसान फंक्शन है ये, आसान। अब बताएं अगर मैं पूरी डिस्काउंटिंग की समरी आपके सामने रखूं, तो सर अगर मेरे पास सिंगल सम है, सिंगल सम, सिंगल अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा सर, सर सम नहीं लिखे अमाउंट लिख दे, कंफ्यूज होंगे फिर हम। सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है सर, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, ठीक है जी, अमाउंट ओवर 1 प्लस आई रेज द पावर एन। ठीक है जी, व्हाट इफ के सर हमारे पास एन्युटी हो, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकले सर, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकले सर, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ठीक है जी, और इसी तरह सर अगर मेरे पास परपेचुटी हो, तो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है आर ओवर आई। ठीक है जी, सो आई होप ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि आगे जो हमने चीज़ें कवर करनी है उसमें ये डिस्काउंटिंग के फंक्शंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो ज़रा तैयार रहिएगा, ये आपके जहन में होने चाहिए। हम अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है जी, बस ये 3 फंक्शन जहन में याद रखिएगा, एन्युटी और परपेचुटी। बहुत ज़्यादा आपका परपेचुटी का इस्तेमाल होगा, बैक के अंदर बहुत ज़्यादा एन्युटी का इस्तेमाल होगा, कभी कभी आपके पास जो है वो सिंगल अमाउंट के प्रेजेंट वैल्यू निकालने का भी जो है वो इस्तेमाल होगा। ये 3 फंक्शन जहन में रखिएगा। अगर आपको कोई कहता है जी इनके डिस्काउंट फैक्टर्स, तो डिस्काउंट फैक्टर सर निकालना बहुत आसान है, 1 प्लस आई रेज द पावर एन। इसमें डिस्काउंट फैक्टर किस तरह निकलेगा जी, ये डिस्काउंट फैक्टर डायरेक्ट ऐसे निकल सकता है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ठीक है जी, इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है जी, 1 ओवर आई। ठीक है जी, कर लोगे मेरे बच्चों, देख लोगे तरीके से चीजें। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, और अब हम मालूम करने जा रहे हैं किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू। ठीक है जी, फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। देखिए, जब आपको किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू मालूम करनी है ना, तो बहुत आसान है। आप क्या करें, सीधा सीधा उस मार्केट में चले जाएं जहाँ वो चीज़ खरीदी बेची जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मालूम करनी है इस माउस की प्राइस, तो मैं चला जाऊँगा सर, यहाँ कराची में बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ कंप्यूटर एसेसरीज बिकती हैं, तो ये माउस बहुत सारे लोगों के पास मौजूद होगा, बहुत सारे बायर्स भी हैं इस माउस के, बहुत सारे सेलर्स भी हैं। तो फेयर वैल्यू मालूम करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप जाएं और मार्केट में इसकी वैल्यू मालूम कर लें। ठीक है जी,
फिर सर बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट नहीं होती, जिनकी स्टैब्लिश मार्केट नहीं होती, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो सर इनकी फेयर वैल्यू कैसे मालूम करूं? किसी बिल्डिंग की मार्केट में चला जाऊं? नहीं, अब तो खैर ये बिल्डिंग्स की भी मार्केट जो है ना डेवलप होना शुरू हो गई, ज़मीन.com टाइप की चीज़ें, लेकिन अगेन हर प्रॉपर्टी चूंकि दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है तो इसकी मार्केट वैल्यू इतनी आसानी से मालूम नहीं की जा सकती। तो जब आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी होती है एक बिल्डिंग की, एक स्पेशलाइज्ड एसेट की जो बाकी एसेट से डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करते हो? एक ब्रोकर के पास जाते हो, एक डीलर के पास जाते हो, एक स्टेट एजेंट के पास जाते हो, उससे पूछते हो यार ये बिल्डिंग मैं खरीदना चाह रहा हूं, और वो आपको पता है जवाब कैसे देता है? यार अभी थोड़े दिनों पहले यहां पर एक बिल्डिंग इस रेट में बिकी है जो इससे इतनी छोटी थी या इससे इतनी बड़ी थी। तो आप जहन में रख के एक वैल्यू निकाल लेते हो कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा ये कहलाती है जनाब वैल्यू ड्रिवन फ्रॉम सिमिलर ट्रांजैक्शंस। सिमिलर ट्रांजैक्शंस इन सिमिलर एसेट्स। इस जैसे एसेट्स में लेटली कितनी ट्रांजैक्शन हुई। तीसरा तरीका सर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है, और वो ये सिखाती है कि ए प्यारे बंदे, अगर तू कोई एसेट खरीदने जा रहा है और तुझे नहीं पता उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और तुझे नहीं पता सिमिलर ट्रांजैक्शंस में उसकी मार्केट वैल्यू यानी उस जैसे एसेट्स की वैल्यू क्या रही है, तो फिर आप एक तरीका और यूज कर सकते हो कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज निकाल। तो ये कैसे होगा? आए जरा इस पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। यानी सर हमारे पास तीसरा मेथड क्या होगा कि आप उस एसेट से मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? सर रिक्वायर्ड रेट से। आए जरा छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। अज्यूम करें सर ये एक बिल्डिंग है जो मैं खरीदना चाह रहा हूं, ठीक है जी, मैं एक इन्वेस्टर हूं, ये रहा मैं खड़ा हूं सर, ये एक इन्वेस्टर है जो ये बिल्डिंग खरीदना चाह रहा है। अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ कहानियां हैं, वो आपने सुननी है। सर इस बिल्डिंग की रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 5 साल है, या और छोटी कर देते हैं, सिर्फ 3 साल है, सिर्फ 3 साल है, ठीक है जी। इस बिल्डिंग से एनुअल रेंटल मिलना है 1 लाख रुपए, या और आसान कर दो तो 100 रुपए पर एनम। 3 साल तक 100 रुपए आपको मिलने, डन। ये मैं इन्वेस्टर हूं सर, मैं सोच रहा हूं अपना पैसा बैंक में रख दूं और बैंक से मैं 10% कमाऊं। कितने कमाऊं? 10% कमाऊं। ये मेरे सामने एक बैंक है, बैंक में अगर जाके मैं पैसा रखूं ना तो बैंक मुझे ऑफर कर रहा है 10% का रिटर्न। मैंने कहा नहीं यार, 10% इज टू लेस। मैं पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं एज एन इन्वेस्टर, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करके 15% कमाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करके 15% कमाऊं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या पे करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो मैं पैसा डालूं तो मुझे 15% का रिटर्न मिले। लेकिन ये याद रखना, इस बिल्डिंग की लाइफ डिटरमेंट है और अमाउंट जो इससे निकलेगी वो भी डिटरमेंट है। 100 रुपए की अमाउंट हर साल निकलेगी। अब बताएं मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? बड़ा आसान है सर, आप 15% कमाना चाहते हो ना, आप एक काम करें, आप इस कैश फ्लोस को यार 0, 1, 2 और 3 पे मिलने वाले 100, 100 और 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। सर प्रेजेंट वैल्यू चूंकि एन्युटी है मैं आराम से निकाल सकता हूं सर। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। मैं इससे निकाल सकता हूं। सर मेरे पास 100 रुपए की अमाउंट है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस 1 प्लस 15% जो कि मेरा रिक्वायर्ड रेट है, रिक्वायर्ड रेट जो मैं कमाना चाहता हूं, -3 डिवाइडेड बाय 15%। तो सर ये मेरे पास आता है अराउंड 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 15% रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15। ये मेरे पास बनता है सर कोई 228 रुपए। कितना बनता है? 228 रुपए। ये आ गई जी प्रेजेंट वैल्यू 228.32। अब मेरी बात सुनना जरा कान खोल के। अब मैं कह रहा हूं जनाब एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे ये एसेट 228 रुपए में मिलता है और ये एसेट मुझे हर साल 100 और 100 रुपए देता है, तो मैं 15% का रिटर्न कमा पाऊंगा 3 सालों में।
अब बताएं, इस बिल्डिंग की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मगर एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इसे 15% कमाना चाहता हूं तो मैं मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार होऊंगा? मैं 228 रुपए की बिल्डिंग खरीदने को तैयार होऊंगा। कितने की? 228 रुपए की। 228 की खरीदूंगा ना, तो हर साल मुझे जो 100, 100 और 100 मिलेगा, यानी 300 रुपए, तो सर मैं इफेक्टिवली 15% कमा पाऊंगा। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है सर वो कैसे कमा पाएंगे? अब थोड़ा सा टेक्निकल बात मैं करने जा रहा हूं। मैं एक छोटा सा टेबल बनाने जा रहा हूं। अज्यूम करें सर मैंने इन्वेस्टमेंट की है कितने की? 228.32 की। ये मैंने खरीद ली बिल्डिंग इस रेट में, डन। अब मैं सोच रहा हूं एज एन इन्वेस्टर मुझे कितनी इनकम मिलनी चाहिए? इनकम किस रेट से? 15% के रेट से। किस रेट से? 15% के रेट से। निकालो 15% कितना बनता है इसका? इसका 15% बनता है सर 34.24। मुझे पहले साल इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। नहीं सर, हमें पहले साल मिली कितनी अमाउंट? 100 रुपए की अमाउंट। तो मैंने कहा जी 100 रुपए की अमाउंट जब मिली तो 34 रुपए तो मेरी इनकम के मिल गए। बाकी बाकी सर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ना वो आपको वापस मिल रही है, वो आपको वापस मिल रही है, वो आपको वापस मिल रही है। तो सर मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट वापस आई है, कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल गई पहले साल के एंड में, -100, तो ये होगा जनाब 65.75। अब बताएं सर मेरे पास मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जो फंसी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर वो कितनी है? तो पहले साल मैंने 228 रुपए इन्वेस्ट किए सर, 34 रुपए मैं समझता हूं मुझे इनकम मिलनी चाहिए। इनकम मिल गई 100 रुपए, तो मैं कह रहा हूं जी 100 रुपए में से 34 रुपए तो मेरी इनकम हो गई, बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई सर? ये रह गई सर 162.56। इस पे सर सेकेंड ईयर में फिर लगा सर 15% का रेट, ये बना सर 24.39। अब मैं समझ रहा हूं मुझे इतनी इनकम मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे फंसे हुए पैसे 162 हैं। सर दोबारा 100 रुपए मिल गए। अब इस 100 रुपए में 24 रुपए तो सूद के, 24 रुपए इनकम के, बाकी बाकी सर मेरे पास 75.6 रुपए ये मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट के आ गए। अब 162 में से अगर 75 वापस आ चुके हैं तो सर मेरे पास 86.94 बच गए इस बिल्डिंग के अंदर। अब बताएं सर थर्ड ईयर 86.94 पे 15% की इनकम ये बनती है सर 13.04। और अगर मुझे सर 100 रुपए मिलते हैं 06 शादी, तो सर मेरे पास 86.94 मेरे पास रिटर्न आ जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 0। अब बताओ अगर मुझे ये बिल्डिंग 228 रुपए की पड़ती है तो क्या मैं इफेक्टिवली 15% कमा पाऊंगा? हाँ सर, हर इन्वेस्टर इसी तरह सोचता है। अगर एक इन्वेस्टर आता है उसको 14% का रिटर्न चाहिए तो वो शायद इस बिल्डिंग के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाए। ठीक है जी, तो मैं सर इस बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम कितने पैसे दे सकता हूं? मैं इस बिल्डिंग के लिए 228 रुपए दूंगा तो जाके 3 रेंटल्स के अंदर, 3 अमाउंट्स के अंदर 100, 100 और 100 के अंदर मेरा पैसा भी मुझे वापस मिल जाएगा और मैं 15% का रिक्वायर्ड रिटर्न भी कमा लूंगा। ये बात समझ में आती है? अब आइंदा के बाद याद रखना सर, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी मुझे किसी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी होगी मैं हमेशा क्या करूंगा? मैं हमेशा क्या करूंगा? यूनिवर्सल फंक्शन फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट अगर आपको मालूम करनी है, यानी उस एसेट के लिए मुझे क्या पे करना चाहिए, क्या फेयर है उसको पे करने के लिए, तो बड़ा आसान तरीका ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रिटर्न। भाई यानी आपको जब भी किसी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, इस चीज किस कैमरे की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, भाई इससे कितना कैश मिलेगा, मैं इससे कितना रिटर्न चाहता हूं, उससे डिस्काउंट करो और पता लगा लो कि आपको कितनी वैल्यू देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं सर एक स्कूल खरीद रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मुझे 1 करोड़ रुपए इसमें मुझे जो है वो इस स्कूल को खरीदूंगा तो ओवर द पीरियड, ओवर द 5-6 ईयर्स मुझे इतने इतने कैश मिलेंगे और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 10% का रिटर्न कमाऊं। तो उन कैश फ्लोज को आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने 10% से जो अमाउंट निकले उससे ज्यादा मत दीजिएगा फिर। ठीक है जी, उतनी अमाउंट देंगे तो आप 15% का रिटर्न कमाएंगे। अगर मुझे एक बात बताओ, ये बिल्डिंग जिस बंदे की है वो हमसे 200 रुपए मांग लेता तो मैं दे देता। क्यों?
मैं कहता 228 रुपए में भी खरीद के मैं 15% कमाऊंगा, अगर 200 में मिल गया तो मैं और ज्यादा कमाऊंगा। तो याद रखिएगा कि जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं ना, ये इन्वेस्टर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा होता है। इन्वेस्टर कहता है अगर मुझे बिल्डिंग 228 में मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न कमा पाऊंगा, अगर इससे कम में मिल गई तो और ज्यादा मैं कमा पाऊंगा। तो आइंदा के बाद जब भी किसी एसेट की वो वैल्यू मालूम करनी हो जो आपको पे करनी है, आप सिंपली क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें कैश फ्लोज की, एक रिक्वायर्ड रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली कैश फ्लोज की, उस एसेट से जो मिलने, आपको पता चल जाएगा इस एसेट को आपको कितने में खरीदना चाहिए, उतने में मिले या उससे कम में मिले खरीद लो, नहीं तो मत खरीदो। तो आइंदा के बाद सर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू, फेयर का मतलब समझते हो, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। आमतौर पे सर पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एमएफए में, जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप अज्यूम करोगे यही मार्केट में भी चल रही है। इस बिल्डिंग के लिए 228 रुपए अगर मैं पे करूं तो मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा, और मैं अज्यूम करूंगा इतना ही अमाउंट, 228 रुपए की ही अमाउंट मार्केट वैल्यू में भी, मार्केट वैल्यू भी 228 रुपए ही चल रही होगी, ऐसा। तो समरी, किसी भी एसेट की वैल्यू निकालनी है, फेयर वैल्यू निकालनी है, क्या करूं, पहले ये ड्राफ्ट करें कि उससे कितने कैश फ्लोज मिलेंगे, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने हैं, किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट से। पक्का जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। चले जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने, गाड़ी है सर जिसकी लाइफ 4 साल है रिमेनिंग, और अगर इसको हम यूज करें तो ये कैश फ्लोज जनरेट होंगे, और एक इन्वेस्टर ये गाड़ी खरीदना चाह रहा है और वो 10% का रिटर्न कमाना चाह रहा है, बताएं वो ये गाड़ी कितने में खरीदे। इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और मुझे निकाल के दिखाएं सर ये कितने में गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए इस गाड़ी की। चलिए जी, आई होप आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा। आए जरा हम देखते हैं जनाब हमारे पास कैश फ्लोज हैं क्या। 0, 1, 2, 3 और 4। सर हमारे कैश फ्लोज हैं 5000, 4700, सर हमारे पास 3800, 3200, सर इनकी प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, 5000 डिवाइडेड बाय 1.1, सर ये आ रही है 4545, ऐसा जी। 4700 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, सर 3884, सर 3800 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3, सर 252855, सर मेरे पास 3200 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 4, ये आता है मेरे पास सर 2186, ऐसा जी। अब अगर मैं इन सबको ऐडअप करूं 4545 प्लस 3884 प्लस 2855 प्लस 2186, तो ये मेरे पास आता है सर 13,470 रुपए। इस अमाउंट पे अगर ये गाड़ी मिलती है ना इस बंदे को, इस इन्वेस्टर को, तो खरीदनी चाहिए तो वो 10% कमाएगा, अदरवाइज 10% नहीं कमाएगा। इससे ज्यादा में खरीदेगा कम रिटर्न कमाएगा, इससे कम में खरीदेगा तो ज्यादा रिटर्न कमा पाएगा। तो सर पूरी डिस्कशन की समरी, एक इन्वेस्टर सोच के आता है कि उसको रिटर्न क्या कमाना है, वो एक एसेट को देखता है कि वो कितना कैश फ्लो देगा, अपने रिक्वायर्ड रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है और डिटरमिन करता है उस एसेट को कितने में खरीदना चाहिए इस इन्वेस्टर को, वो फेयर वैल्यू होती है। पक्का याद रहेगा ये, व्हाट इज फेयर वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जिस भी एसेट की आपको फेयर वैल्यू मालूम करनी है, दिस शुड बी द फंक्शन। ठीक है जी सर, आई होप आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। बस पंच लाइन ये याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट, ये बराबर है किसके, फेयर वैल्यू के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब हम ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने भी पढ़ा ये हम अप्लाई करना चाहते हैं सर, अप्लाई करते हैं इनफैक्ट हम इक्विटी के ऊपर। ठीक है जी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू। अब एक बात बताओ, मैं एक कंपनी का शेयर खरीदूं, से मिसाल के तौर पर ओजीडीसी का एक शेयर खरीदूं, तो मैं क्यों खरीदूंगा ये शेयर, क्या रीजन होगा मेरा शेयर खरीदने का, एक ही रीजन होगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कैश फ्लोज जो हमें मिलते हैं शेयर्स खरीद के,
कैश फ्लोज फ्रॉम शेयर्स, ये होता है सर डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड कब तक मिलेगा किसी कंपनी के अगर हम शेयर खरीदें? सर सिंस कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर, so since company is a perpetual structure, so dividend will be received in perpetuity by the इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, इन्वेस्टर परपेचुटी में जो है वो डिविडेंड रिसीव करेगा, हमेशा डिविडेंड रिसीव करता रहेगा। पक्का जी? तो अब सर इसका मतलब ये है कि मुझे ये मालूम करना है कि ओजीडीसी से कितना डिविडेंड मिलेगा, ताकि कयामत तक मिलने वाले डिविडेंड की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और मुझे पता चल जाए कि जी उस शेयर की क्या फेयर वैल्यू है। अब इसका मतलब ये कि सर सवाल ये आ जाता है कि कंपनी डिविडेंड कैसे पे करती है, कितना पे करती है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं कि मुस्तकबिल में डिविडेंड कितना पे होगा। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए सर 3 किस्म के मॉडल्स हैं सर। हम बाज़ औक़ात देखते हैं जी, कुछ कंपनीज का डिविडेंड होगा कांस्टेंट, हर साल एक जितना डिविडेंड। फिर जी कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है, एक कंपनी डिविडेंड देती है हर साल 4% बढ़ रहा है डिविडेंड, तो मैं कहूंगा डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। एक कंपनी जो हर साल 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है, मैं कहूंगा डिविडेंड कांस्टेंट है, ग्रो नहीं हो रहा, हर साल 4% से ग्रो हो रहा है, तो मैं कहूंगा डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। और अदर्स, बाज़ औक़ात कुछ सालों में डिविडेंड कुछ होता है, कुछ सालों में कुछ होता है, कुछ सालों में ग्रोथ रेट कुछ होगी, कुछ सालों में कुछ होगी, तो एक डिफरेंट पैटर्न। देखें, आपके कोर्स में ये भी है, आपके कोर्स में ये भी है, या आपके कोर्स के अंदर अदर वाला एक्सक्लूडेड नहीं है, तो मैं ये भी कराऊंगा आपको। ठीक है जी? तो बताएं सर कंपनी से डिविडेंड कैसे मिलेगा? या तो कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा, ठीक है जी, एक ही अमाउंट से, या डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहेगा, या डिविडेंड का पैटर्न फिर अलग ही कुछ होगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है जी? तो बताएं किसी कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लें, किससे? इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। कैश फ्लोस क्या होंगे सर एक कंपनी के शेयर से? डिविडेंड्स। डिविडेंड कैसे मिलेंगे सर? बाज़ औक़ात डिविडेंड कंपनी कांस्टेंट देती है, बाज़ औक़ात कांस्टेंटली ग्रोइंग देती है, बाज़ औक़ात इन दो के अलावा कोई तीसरा मॉडल चल रहा होता है। तो आए जरा सर एक एक करके तीनों पे हम बात करते हैं, और एक एक करके सर हम इन तीनों मॉडल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट डिविडेंड को देखते हैं। आए जरा देखते हैं इसको जनाब। चलिए जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कांस्टेंट डिविडेंड। ठीक है जी? अच्छा, इस कांस्टेंट डिविडेंड को समझने के लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। ठीक है? देखिए, एक चीज जहन में रखिएगा, अपने भेजे में बिठा लीजिएगा कि एक इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसे देता है, एक इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसे देता है ना, से 10 रुपए या से 100 रुपए, ठीक है जी, ये आ गए कंपनी के पास। कंपनी में जब ये 100 रुपए है ना, कंपनी इसको आगे इन्वेस्ट कर देगी एक प्रोजेक्ट में, और फिर इंतजार करेगी कि इस प्रोजेक्ट से हमें कोई रिटर्न मिले और हम इस शेयर होल्डर को दे दें, इस बंदे को दे दें। ठीक है जी? अच्छा, अज्यूम करें कि इन्वेस्टर रिटर्न मांग रहा है 12% का, और कंपनी को इस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है से 16% का। ठीक है जी? जिस प्रोजेक्ट में पैसा डाला है उससे 16% का रिटर्न मिल रहा है 100 रुपए पे। हुआ ये कि इस इन्वेस्टर को औकात से ज्यादा रिटर्न मिल गया, ये तो खुश हो गया। इस बंदे का नाम था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने शेयर उठा के मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर बी ने जब देखा जी ये 12% मांग रहा था और इसको तो भाई जबरदस्त किस्म का कोई 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो मिस्टर बी ने इस शेयर के लिए 125 रुपए देने की रजामंदी कर ली कि जी मैं 125 रुपए में शेयर खरीदना चाह रहा हूं। अब देखो, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये 125 रुपए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया और इससे शेयर्स ले लिए। बताएं कंपनी के पास कितने रुपए के एसेट्स मौजूद है? सर कंपनी के पास तो आज भी सिर्फ 100 रुपए के एसेट्स मौजूद है ना। ये 125 वाली ट्रांजैक्शन तो ए और बी के बीच में हुई है, इसका कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब है सर कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू जब बार बढ़ जाती है, उसका कंपनी को कोई फायदा डायरेक्टली नहीं है। ऐसा कंपनी के नेट एसेट्स में इजाफा
नहीं होगा। कंपनी आज भी अपने एसेट्स के बुक वैल्यू को इन्वेस्ट करके बैठी हुई है, और जिस इंडस्ट्री में ये, जिस प्रोजेक्ट में ये बुक वैल्यू इन्वेस्टेड है, उससे जो रिटर्न मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ROE। याद रखिएगा, कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बार बढ़ती रहे, उससे कंपनी के एसेट्स में कोई इजाफा नहीं होगा। शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक इन्वेस्टर दूसरे को पैसे देगा, उसका कंपनी को कोई इमीडिएटली फायदा नहीं, कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। कंपनी के एसेट्स आज भी कितने लगे हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर, सिर्फ 100 रुपए की। तो सर कंपनी, याद रखिएगा, जो अपना प्रॉफिट जनरेट करती है वो हमेशा बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड एसेट्स पे जनरेट करती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कंपनी का हमेशा प्रॉफिट होता है नेट एसेट्स की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी। और यही प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है डिविडेंड के तौर पे दे देती है किसको, अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है जी। डिविडेंड के तौर पे दे देती है किसको, अपने इन्वेस्टर को। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कंपनी की शेयर की जब बार मार्केट वैल्यू बढ़ रही होती है तो कंपनी के एसेट्स में उससे कोई इजाफा नहीं होता, ये आपके जहन में सर। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पर सर एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं। पूरी केस में हमारी अजम्पशन ये होगी कि कंपनी के पास जो 100 रुपए आए ना, 100 रुपए 10 रुपए 100 रुपए, ये कंपनी की मर्जी है कि कंपनी किसी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। सेक्टर का मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फार्मा सेक्टर। हमारी पूरे BFD में और MFA में ये अजम्पशन रहेगी कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट में इसको पैसे को डालेगी ना 100 रुपए, उससे जो रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा वो जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगा। ये हमारी अजम्पशन कि जो ROE है वो मिसाल के तौर पर फार्मा सेक्टर का 20% है, तो अगर कोई कंपनी यहां पर पैसे डालेगी तो 20% रेट से कमाती रहेगी, ये हमारी अजम्पशन होगी। कंपनी की कमाई सर कंपनी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, इस तरह निकलेगी। अब बताएं, कंपनी का जब भी एग्जामिनर आपसे कंपनी का प्रॉफिट निकालो तो आपने बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को उठा के मल्टीप्लाई कर देना किससे, रिटर्न ऑन इक्विटी से, और सीधा सीधा आपने निकाल लेना है सर कंपनी का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फिर मेरे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा किसको सर, ये शेयर होल्डर्स में बटेगा और वो डिविडेंड की फॉर्म में बटेगा। तो आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने कि कंपनी के एक दफा जो एसेट्स मिल जाए, अब कंपनी ने वो इन्वेस्ट कर दिया आगे, कंपनी के बाहर शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी जिस सेक्टर में पैसे डालेगी एक कांस्टेंट रेट से प्रॉफिट कमाती रहेगी। ये 2 अजम्पशंस इस वीडियो को रोक के पहले अपने पास लिख लें, क्योंकि आगे के मॉडल के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है जी। रोके इस वीडियो को, यहीं इसको नोट करें। अच्छा जी, चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें एक कंपनी की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है जी। कंपनी ए नाम दे रहा हूं उसको मैं सर। कंपनी ए ने साल शुरू किया पहला और पैसे लेकर आया अपने घर से, या इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसे दिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए कंपनी ने दिया, कंपनी को मिला, सॉरी, इन्वेस्टर ने 1,000 रुपए कंपनी को दिया, कंपनी ने आगे किसी प्रोजेक्ट में डाल दिया और उस प्रोजेक्ट से रिटर्न ऑन इक्विटी 20% मिलता है। तो सर कंपनी को हर साल 200 रुपए का डिविडेंड मिलता है, 200 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। कंपनी 1,000 पे 200 कमाती है, 1,000 पे 200 कमाती है, और जो कमाती है वो डिविडेंड के तौर पे मुकम्मल बांट देती है। कंपनी के दोबारा एसेट्स आके खड़े हो जाते हैं कहां पर, 1,000। जो कमाया सारा बांट दिया। इसका मतलब है सर कंपनी का नेट एसेट्स की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ROE, इससे क्या आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। यही प्रॉफिट बराबर है किसके, डिविडेंड के। ऐसा, यही प्रॉफिट बराबर है किसके, डिविडेंड। यही डिविडेंड हम बांटते रहेंगे। इसका मतलब कंपनी जो कमाएगी सारा बांट देगी। तो मुझे पता है कंपनी ए की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ कंपनी ए 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ही है। अब बताओ मेरे बच्चों, सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1,000 रुपए पे दोबारा 200 हम कमाएंगे। अच्छा, नेट एसेट्स 1,000 ही रहे, क्यों, कंपनी ने जब सारा कमा के बांट दिया तो एसेट्स तो वही 1,000 पे आके खड़े हो गए। फिर 200 हमने कमाए, फिर हमने 200 बांट दिए, कितने रह गए जी, फिर 1,000 रह गए। तीसरे साल फिर हमने क्या किया, 1,000 200 कमाए, पूरे 200 बांट दिए,
फिर हमारे पास रहेगा सर 1000। सर ये सिलसिला चलता रहेगा, क्या कंपनी के कभी भी एसेट्स की अमाउंट चेंज होगी? नहीं सर, क्योंकि कंपनी जो कमा रही है वो तो बांट रही है, और जो 1000 रुपए बच रहे हैं वही कांस्टेंट है। तो क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा कभी? नहीं सर, कंपनी का प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ेगा कि कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़ रहे। हाँ, अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड ना दे तो 1200 हो जाएंगे कंपनी के एसेट्स, फिर अगली दफा कंपनी जब उसको इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा कमाएगी। लेकिन चूंकि कंपनी जो कमा रही है बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, तो कंपनी का एक तो प्रॉफिट कांस्टेंट है, और सर दूसरी जो बड़ी बात है कि कंपनी का लगातार डिविडेंड भी कांस्टेंट है। तो मुझे बताएं सर, वो कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है, हर साल एक जितना डिविडेंड पे करती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सर वो कंपनी जो कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है, साला साल एक डिविडेंड पे करती है, ये वो कंपनी होती है जो अपनी इंटायर अर्निंग्स उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इंटायर प्रॉफिट उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ नहीं छोड़ती है। तो मुझे बताएं सर, अगर एक कंपनी इसी तरह की है कि जो 100% पे आउट करती है, तो उसका डिविडेंड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट डिविडेंड। और इस कांस्टेंट डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय परपिचुटी है, एक ही डिविडेंड है, परपिचुटी में मिलता रहेगा, डिवाइडेड बाय व्हाट सर? किस रेट से परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर? रिक्वायर्ड रेट से, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब है किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालना जो कि कांस्टेंट डिविडेंड देगी, आप परपिचुटी से निकाल सकते हो, यानी कयामत तक एक ही डिविडेंड मिलता रहेगा। इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे परपिचुटी से। परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की तरीका याद है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर ओवर आई। ऐसा आई क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो सर हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाली परपेचुटी के फंक्शन से। अब समरी क्या है? एक ऐसी कंपनी जो 100% प्रॉफिट कमाने के बाद 100% पे आउट कर देती है, सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आपने क्या करना है? डिविडेंड को परपेचुटी कंसिडर करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके। पक्का याद रहेगा? अब बताएं सर, अगर मैं पूरे मॉडल को समराइज करूं, हम ये कहते हैं जनाब, कंपनी कमाती है, कंपनी का प्रॉफिट बराबर है उसके बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। और सर जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट 100% हम क्या करते हैं? उठा के डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं। और सर इसी डिविडेंड को अगर मैं डिस्काउंट कर दूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कंसिडरिंग कि ये परपेचुटी है, तो हमें क्या मिल जाएगी सर? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को मैं पी नॉट से डिनोट करूंगा। तो किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू, किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है जो कि कांस्टेंट डिविडेंड देती है, सिंपली उसके डिविडेंड को उठा के आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके परपेचुटी का फंक्शन यूज करते हुए उसकी प्राइस फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है। पक्का? आए जरा इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जनाब हम। चलो जी, आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 3 कंपनीज हैं और तीनों कंपनीज के आपको एनुअल डिविडेंड दिए हैं और मार्केट वैल्यू निकालनी है। कह रहे कंपनी पे कांस्टेंट डिविडेंड, हर साल एक ही डिविडेंड होता है। तो ए की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी सर? 150 रुपए डिवाइडेड बाय 12%, यह आता है जी 1250 रुपए। सर बी, सर 250 डिवाइडेड बाय 10%, ये मेरे पास आता है जी, इसके एक शेयर की वैल्यू 2500 रुपए होनी चाहिए। ऊपर वाले के एक शेयर की वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू पर शेयर। ऐसा? सर जो तीसरी कंपनी है वो कितना डिविडेंड देती है सालाना? सर 280 रुपए पर शेयर, और सर हमारे पास डिस्काउंट रेट है 22% का। तो ये मेरे पास आता है सर 1272 रुपए पर शेयर। ठीक है जी, ये सर मार्केट वैल्यू निकालने का, फेयर वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका, अगर कांस्टेंट डिविडेंड है। ठीक है जी, आए जरा सर कुछ और सवालात करें हम। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जनाब। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एक कंपनी के प्रॉफिट्स दिए हुए, ठीक है, मुकम्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर साथ में ये बताया इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर मांगा हुआ है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है और टोटल मार्केट वैल्यू भी मांगी हुई। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी कि अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर आपको दिया हुआ है, कहां गया, मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर आपको दिया हुआ है तो आपने उसको सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मार्केट वैल्यू कंपनी की मिल जाएगी। ठीक है, अब आओ मेरे बच्चों, मैं उठा रहा हूं सर कंपनी ए को। कंपनी ए में दो चीजें मिसिंग है, मार्केट वैल्यू पर शेयर मिसिंग है और टोटल मार्केट वैल्यू मिसिंग है। तो हमें एक बात पता है कि सर मार्केट वैल्यू टोटल भी मालूम करनी है, तो टोटल डिविडेंड को आप डिवाइड कर दें किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्या कंपनी जो कमाती है सारा बांट देती है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है जी? 4,60,000, यही कंपनी का डिविडेंड भी होगा। इसको डिवाइड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है सर 12.5%, डिवाइड करें जी। यह आता है सर मेरे पास 3680,000। यह आ गई मेरे पास इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, या मैं यहां लिख देता हूं सर इसकी जगह सर 3680,000। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, ये करने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से, जो कि हैं सर कितने? 25,000। यह आता है सर मेरे पास 147.2, ऐसा 147.2 में रख देता हूं यहां पर सर। डन हो गया जी। एक कंपनी मैंने हिसाब किताब देख लिया। कंपनी बी में क्या मिसिंग है? कंपनी बी, सर कंपनी बी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मालूम होगी? सर मार्केट वैल्यू या प्राइस बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, ऐसे ही है, यही पढ़ा हमने। अब बताएं सर अगर मेरे पास डिविडेंड मौजूद है जो कि प्रॉफिट की फॉर्म में, और सॉरी प्रॉफिट की फॉर्म में 3 मिलियन है, और मुझे टोटल मार्केट वैल्यू भी पता है, तो मैं काम कर सकता हूं, मैं डिविडेंड की जगह प्रॉफिट रख देता हूं 3 मिलियन। मुझे नहीं पता कि के कितना है कंपनी का, पूरी कंपनी का डिविडेंड रखा है, डिविडेंड पर शेयर नहीं रखा, पूरा डिविडेंड रखा है, तो मार्केट वैल्यू भी पूरी रखेंगे 18.75 मिलियन। अब बताएं जी 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 18.75 मिलियन, यह आता है सर मेरे पास 16%। ये मैंने निकाल लिया जी 16%, तो क्या हमारे पास आ गया जी 16%। इसी तरह अगर मैं सी पे जाऊं, कंपनी सी पे, बड़ा आसान है जी कंपनी सी का भी हिसाब किताब निकालना। कंपनी सी क्या कह रही है, पहले इसको सही तरीके से लिख लो यार। कंपनी सी में एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका भी आराम से हिसाब किताब निकाल सकते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू ले लें, टोटल डिविडेंड ले लें। सर मेरे पास पी नॉट बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, ये मुझे पता है सर। अच्छा, क्या आपको यहाँ डिविडेंड पता है? जी सर, कितना जी? 2.5 लाख और 1.111 मिलियन, 2.5 लाख का डिविडेंड। और मेरे पास सर के मुझे नहीं पता, लेकिन ये बराबर है सर 1,111,111, ऐसा। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय, ये आता है सर मेरे पास 22.5%। के आती है सर मेरे पास 22.5%, ऐसा। तो भाई इस फंक्शन से आप के भी कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, और मार्केट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं सर। इसी तरह हम कंपनी डी की तरफ जाते हैं सर। कंपनी डी में क्या क्या मालूम करना है, यहां हमने मालूम कर लिया जी 22.5। कंपनी डी में प्राइस पर शेयर भी मालूम करनी है और टोटल मार्केट वैल्यू भी मालूम करनी है। टोटल मार्केट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। डिविडेंड 18 लाख रुपए का सर, पी नॉट बराबर है पूरी कंपनी का डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। पूरी कंपनी का डिविडेंड है 18 लाख, के मुझे नहीं पता कितना है सर,
हाँ सर के मुझे पता है कितना है, 12.5%, नहीं सर 8%। 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.08, ये आ जाता है सर मेरे पास 22.5 मिलियन की मार्केट वैल्यू, ऐसा। तो यहाँ मैं ले लिया सर टोटल मार्केट वैल्यू 22.5 मिलियन। भैया इस कंपनी के शेयर 60,000 हैं, 60,000 शेयर्स हैं, तो 22.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 60,000 शेयर्स, सर एक शेयर की वैल्यू आ जाती है 375 रुपए। ठीक है जी, देख लेंगे सर, हमने सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं सवाल में। 375, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलिए जी, मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी कांस्टेंट डिविडेंड का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये कहते हैं जी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 1 लाख है, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी कमाती है अपनी बुक वैल्यू के ऊपर, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो 18% है। प्राइस टू बुक रेशियो भी दिया मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, और आपसे कहा गया जी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताएं, अज्यूमिंग के 100% कंपनी क्या करती है, पे आउट करती है। ठीक है जी, आइए इधर निकालते हैं सर इसका हिसाब किताब। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बराबर है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 18%, क्या आ जाता है जी? ये आता है जी मेरे पास 18,000। ये कंपनी का प्रॉफिट भी है, ये कंपनी का डिविडेंड भी है, ऐसा जी। अब बताओ मेरे बच्चों, कंपनी का प्रॉफिट भी है, डिविडेंड भी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? ये कंपनी का एंटायर डिविडेंड है, एक शेयर पे नहीं है, पूरी कंपनी का डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर नहीं है, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, 1 लाख बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 1,25,000 हो जाएगा गालिबन। ये आगे जी मार्केट वैल्यू। अच्छा, हम सबको एक बात पता है कि पी नॉट यानी प्राइस बराबर है डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, प्राइस मुझे पता है कितनी है जी, या मार्केट वैल्यू मुझे पता है कितनी है जी, 1,25,000, यही है। डिविडेंड सर मुझे पता है 18,000, मुझे नहीं पता कि के ई कितना है, और अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों मुझे के ई निकाल के दो, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 ये बनता है सर 14.4%। पक्का जी, कर लेंगे हिसाब किताब। तो याद रहेगा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू इंटू आरओई, और सर फिर जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, उसी डिविडेंड को अगर मैं के से डिस्काउंट करूं तो मेरे पास क्या आता है, मार्केट वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, पक्का जी। एक स्टेप और आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखें हम। चलिए जी, एक सवाल हम और देखते हैं, कह रहा है जुनैद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड, द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी 600,000। ठीक है जी, हमारे पास सर फिर इसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो आ रहा है, एनुअल डिविडेंड आ रहा है, और वो कह रहा है भैया आप ये बताएं कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले मालूम कर लें कि कंपनी का जो है वो मार्केट वैल्यू कितनी है। तो बड़ी आसान है सर, 6 लाख इंटू 1.65, ये आ गई कंपनी की मार्केट वैल्यू। 6 लाख इंटू 1.65, यह आ गई जी 9,90,000। और सर मेरे पास डिविडेंड आ रहा है 1,24,740। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं सर 9,90,000 से, तो सर मेरे पास ये बनता है अराउंड सर कोई 12.6%। ये आ गया सर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, आज हमने काफ़ी सारी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें कवर की, डिस्काउंटिंग का हिसाब किताब देखा हमने, कांस्टेंट डिविडेंड जब कंपनी दे रही हो तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे डिवाइस करते हैं, ये हमने देखा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला बाकी के 2 मॉडल्स डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाएंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।